करते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो कार्बन होती है ना, इसके 3 बेटे हैं और ये 3 बेटे हैं। सबसे पहले हीरा, जिसे हम डायमंड कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डायमंड। और दूसरा होता है ग्रेफाइट, और ये होता है बंकमिस्टर फुलेरिन। बंकमिस्टर फुलेरिन। ये टोटल 3 बेटे हैं कार्बन के, और इनके अंदर जो डीएनए है वो किसका होगा, कार्बन का होगा। लेकिन बाहर से देखने में हीरा अलग, ग्रेफाइट अलग, और ये बंकमिस्टर फुलेरिन अलग होता है। तो इसी को अपरूपता यानी एलोट्रॉप्स हम लोग कहते हैं। और ये हीरा को इंग्लिश में डायमंड, ग्रेफाइट को इंग्लिश में वर्ड है, बंकमिस्टर फुलेरिन भी इंग्लिश वर्ड है। ये दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है प्यारे। पढ़ ले लिख ले बालक अब रे तू, दिन रात रात अब जग ले तू, एग्जाम का टाइम है ये अब, प्रैक्टिस कर ले तू रे अब। पढ़ो रे बालक रे ऐसा कि तुम्हें कोई रोक ना पाए, जरा फिकर तो तू कर ले, ये समय तो है कीमती, जैसे क्वेश्चन ना छूटे, तू पढ़ ले अब ऐसे। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से प्रीवियस ईयर में पूछे गए केमिस्ट्री के बहुत ही धांसू सवाल, जो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, और क्या कहता है भाई, धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए, एक धातु लीजिए ऐसे करके, ये धातु का एक टुकड़ा है, एक हथौड़ी है, इसको लिए और नीचे लोहा में रखे और ले दपादप इसमें मारने लगे। ले दपादप जब देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, तो देखिए ये छितराने लगेगा। छितराने लगेगा मतलब इसका जो आकार है वो छितरा गया, और छितरा गया तो उस शेप को क्या बोलेंगे, चादर बोलेंगे। तो चादर बनाने के लिए हम धातु के ऊपर लगातार देते रहते हैं ले दपादप, तो क्या बन जाता है, चादर बन जाता है। और उसी गुण को यहाँ पर हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम आघात वर्जनीयता के नाम से जानते हैं। ठीक है, धातुओं को जब हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे आघात वर्जनीयता यानी मैलिबिलिटी के नाम से जाना जाता है प्यारे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? सौर सेल में बोला जा रहा है, जो सौर सेल होते हैं ना, बैटरी जो सूर्य का ऊर्जा से चार्ज होते हैं, उन बैटरी में कौन सा तत्व का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? क्या हम लोग ZnSi का करते हैं, कि GaAs का करते हैं, कि GeS का करते हैं, कि GMTE का करते हैं? तो सर्वाधिक जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग बात करते हैं गैलियम और आर्सेनिक का बात करते हैं। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा आपका गैलियम और आर्सेनिक, जो ये अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं सौर सेलों में। और ये अर्धचालक का काम क्या है, जब इस पर हीट दिया जाता है तो हीट जो करता है वो एक तरह का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। लेकिन सेमीकंडक्टरों में होता क्या है, ये जब हीट मतलब गर्मी जब इसमें आता है तो ये सुचालक बन जाती है। जितना ज्यादा आप इसमें प्रतिरोध दीजिएगा, ये क्या करता है, चालकता को बढ़ाती है, इलेक्ट्रॉन इसमें बहुत जल्दी फ्लो होने लगता है। इस कारण क्या होता है, अर्धचालकों का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। नॉर्मली जो चालक होते हैं यानी जो कंडक्टर होते हैं, वो जब गर्म होते हैं तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वो करंट को पास होने जल्दी नहीं देता, लेकिन ये उल्टा काम करता है, ये पहले पास होने नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे गर्म होता है बहुत तेजी से गमन करता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन बोले तो सब्लिमेशन कर सकता है। क्या अमोनियम क्लोरेट, क्या अमोनियम सल्फेट, क्या अमोनियम क्लोराइड, क्या अमोनियम सल्फाइड? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है ये एक ऊर्ध्वपातित वस्तु होती है। ऊर्ध्वपातित वस्तु क्या होता है, जो सीधे ठोस से गैस अवस्था में चली जाती है। ठोस से सीधे अगर गैस चल जाए, कपूर को आप देखे होंगे, ठीक है, जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातित वस्तुएं, यानी सब्लिमेट सब्सटेंस के नाम से उसको जाना जाता है। और ये अमोनियम क्लोराइड उसी में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? भाई अभी बता दें, बार बार घूम के आ रहा है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? देखिए, तरल अवस्था बोले तो ये लिक्विड स्टेट होता है, और लिक्विड से सीधे हम गैसीय स्टेट में अगर पहुंचा दें तो उसको किस नाम से जानते हैं? क्या उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, क्या उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या उसको वाष्पीकरण कहते हैं, कि संघनन कहते हैं? तो देखिए, आप जानते होंगे ये जो वाष्पीकरण है
ठीक है, जिसे हम लोग एवापोरेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, द्रव को गर्म किया जाता है। जब द्रव गर्म होती है उससे भाप निकलने लगती है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी से वो भाप निकलने लगती है, द्रव से भाप की ओर जाती है, और भाप को एक तरह का क्या कहते हैं हम लोग, गैस कहते हैं। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण हो जाएगा प्यारे, क्योंकि तरल से गैस, तरल बोले तो लिक्विड फॉर्म से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं। समांग बोले तो समांगी मिश्रण, यानी होमोजेनियस मिक्सचर है, इसको क्या बोलेंगे, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल पूरी तरह से मिल जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं। क्या उसको हम निलंबन यानी सस्पेंशन कहते हैं, क्या वो विलयन जिसको सॉल्यूशन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये तो इंग्लिश वर्ड है, और पाइसन ये भी इंग्लिश वर्ड है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, आपका विलयन हो जाएगा। क्योंकि विलयन के अंदर, जैसे मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये ग्लास है और इसमें हम क्या दिए हैं, पानी दिए हैं। क्या दिए हैं, पानी। तो इस पानी के अंदर क्या है, जल, पानी माने जले होता है, और इसके अंदर डाल दिए हैं चीनी। तो चीनी और पानी साथ में है, तो इन चीनी पानी को हम लोग क्या बोलेंगे, चीनी और पानी को यानी चीनी और जल को हम लोग यहाँ पे इसको बोलेंगे विलयन। क्या बोलेंगे, विलयन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है आपका सॉल्यूशन, इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो देखिए ये जो जल है ज्यादा मात्रा में, ये चीनी कम मात्रा में, जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं। विलेय यानी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूट, सॉल्यूट कहते हैं। और जल ज्यादा मात्रा में है तो इसको हम लोग विलायक कहते हैं। ये विलायक होता है और इसको हम लोग सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। यानी जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरी तरह से घुल जाता है, मैंने घुल जाता है तो सॉल्यूशन में बन जाता है, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोले तो विलेय और विलायक पूरी तरह से अगर मिल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं विलयन यानी सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए, दो तत्वों को किसी तत्व का होना, अब कोई पदार्थ बना रहे हैं और मिला के बना रहे हैं, मतलब एक तरह का मिश्रण बना रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, बोला दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, तत्व का बात हो रहा है यानी एलिमेंट का हो रहा है, जिसमें भौतिक गुण समान है। बाहर से स्ट्रक्चर भाई जो है उसका अलग अलग है, भौतिक गुण हमारा भिन्न है लेकिन रासायनिक गुण समान है, अंदर से सेम है। ठीक है, बाहर से देखने में अलग अलग है लेकिन अंदर से सेम है। जैसे देखिए दो बेटा का और उसका बाप का, दोनों बेटा देखने में अलग अलग दिखेगा लेकिन उसके अंदर में जो डीएनए है वो बाप का ही होगा, तो सेम है ना। अंदर का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल सब्सटेंस, वो सेम है लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर बाहर का क्या है, अलग अलग है। तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, तो जब किसी एक तत्व का ही अगर हम बात करते हैं तो उसको अपन कहते हैं अपरूपता यानी एलोट्रॉप कहते हैं। जैसे कार्बन का बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो कार्बन होती है ना, इसके तीन बेटे हैं और ये तीन बेटे हैं सबसे पहले हीरा, जिसे हम डायमंड कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, डायमंड, और दूसरा होता है ग्रेफाइट, और ये होता है बंकमिस्टर फुलेरिन, बंकमिस्टर फुलेरिन। ये टोटल तीन बेटे हैं कार्बन के, और इनके अंदर जो डीएनए है वो किसका होगा, कार्बन का होगा, लेकिन बाहर से देखने में हीरा अलग, ग्रेफाइट अलग, और ये बंकमिस्टर फुलेरिन अलग होता है। तो इसी को अपरूपता यानी एलोट्रॉप्स हम लोग कहते हैं। और ये हीरा को इंग्लिश में डायमंड, ग्रेफाइट तो इंग्लिश से वर्ड है, बंकमिस्टर फुलेरिन भी इंग्लिश वर्ड है। ये दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है प्यारे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है। पानी का 5 को जब हम मॉलिक्यूल लेते हैं प्यारे दोस्तों तो उसका भार क्या होता है, उसका मास क्या होता है, ये पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं भाई। तो 5 गो अणु है, एक अणु बोले तो H2O, अगर ऐसे लगा दें तो ये एक अणु हो गया, और इसके आगे अगर जल के आगे अगर हम लोग लगा दें 5, तो ये 5 अणु हो गया। तो 5 अणु है और इसका वेट सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम लोग तत्व को अलग कर देते हैं, ठीक है, और इसके आगे 5 लगा देते हैं। 5 लगाएंगे और जानते हैं हाइड्रोजन 1 गुने 2 देता है और ऑक्सीजन 16 देता है। हम द्रव्यमान का बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 को लटका हुआ है, 2 से गुना कर दिए, तो इधर 5 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, 18 25 90 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी 90 यूनिट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने, किसी तत्व का परमाणु भार
ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हमें बोला गया है कोई परमाणु है वो कितना वजनदार है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम किससे तोलते हैं। जैसे हम लोग चावल लेने जाएंगे, आटा लेने जाएंगे, तो एगो बाटखड़ा हम लोग सजा देते हैं किसका, 1 किलो का, और उससे तोलते हैं। लेकिन ये तो भाई एटम होता है, एटम को कैसे मापिएगा, ये तत्व का बात हो रहा है। तत्व को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो तत्व को तत्व से ही रिलेट किया जाता है। और कौन से तत्व से रिलेट किया जाता है प्यारे, ऑक्सीजन के साथ की, कार्बन के साथ की, हाइड्रोजन के साथ की, नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्तों, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ हम रिलेट करते हैं, भाग करते हैं और सबका वेट बताते हैं, फलना का इतना ग्राम, टूसका का इतना ग्राम, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। माने इसको एक तराजू में रख देते हैं और बाकी को एक तराजू में, और ऐसे नापते हैं। हाइड्रोजन कार्बन को इधर और बाकी तत्व को इधर, कार्बन वही रहेगा लेकिन बाकी तत्व चेंज होते रहेगा, और ऐसे करके नापते हैं और बताते हैं कि तत्वों का द्रव्यमान कितना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य, जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसी तरह के एक कण होते हैं, उनका क्या नाम है, समतुल्य, उसी के समान, ठीक है। न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, एंटी इलेक्ट्रॉन की, पॉजिट्रॉन, तो इसको बोला जाता है प्यारे दोस्तों पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन एक कण है जो इलेक्ट्रॉन के अंदर ही विद्यमान होता है, जितना ये धारण करता है उतना ही वो भी धारण करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। उप परमाणु कण, जैसे हम बोले ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर जब किसी चीज के अंदर कोई पाया जाता है उसको उप कहा जाता है। जैसे कक्षा के अंदर उप कक्षा पाई जाती है, जैसे क्लास 9 का बात करते हैं, और 9 में ज्यादा बच्चा हो गया तो सेक्शन में बांट दिया जाता है। तो ये जो सेक्शन होते हैं इनको कहा जाता है उप कक्षा, ठीक है। एक कक्षा के भीतर कई उप कक्षाएं होती है। उसी तरह का जब एक परमाणु कण के अंदर और भी परमाणु कण विद्यमान हो तो उन्हें उपकण के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जितने भी वीडियो आएंगे आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं, तो कौन सा उपकण नहीं है, क्या न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, जीनॉन। तो आप देख सकते हैं परमाणु के अंदर तो उप होगा ही, और ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु को उपकण तो है ही। परमाणु एक कण आगे से ही है और उसके अंदर और कण हम लोग खोजने जा रहे हैं, उपकण हुआ कि नहीं, ठीक है, उपकक्षा हुआ कि नहीं। परमाणु के अंदर खोजेंगे तो उपकक्षा, फिर उसके अंदर खोजेंगे उसका उपकक्षा। तो देखिए जीनोन जो नाम है प्यारे, इसको जेनोन भी हम लोग कहते हैं, और ये जो जेनोन होती है ये एक अक्रिय गैस होती है। अक्रिय यानी जिसको इंग्लिश में नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये होता है। और ये गैस जो है एक तत्व होता है, तत्व है इसलिए गैस है, और ये अक्रिय होता है, किसी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है, जैसे ये एक परमाणु आपका है और इसके अंदर नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, इधर चक्कर लगाता है। तो इस नाभिक का खोज किसने किया, क्या अर्नेस्ट रदरफोर्ड, क्या दिमित्री मेंडलीव, कि नील्स बोर, कि लुई पाश्चर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और कब किया, तो भाई 1911 में किया, और उसी के बाद इसमें पता लगा कि इसके भीतर प्रोटॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता भी एक तरह से रदरफोर्ड को ही माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि प्रूव्ड करके इन्होंने बताया। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने शेल है, शेल मतलब होता है कक्षा, ठीक है, कितने कक्षा है, इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है शेल, कितने कक्षा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई ये 13 है तो पहला कक्षा में 2 गो रहता है, दूसरा में 8 और तीसरा में 3। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिख देना है, तो लिख दिए। अब देखिए इसको बोलते हैं बाबू के, इसको एल, इसको एम। कै गो कक्षा हो गया, 1 2 3, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और पूछा है कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप में अगर पूछा जाए तो 3 हो जाएगा। ग्रुप आपका हो जाएगा, जैसे पीरियोडिक टेबल में आवर्त होता है ना और समूह होता है, तो आवर्त आपका हो जाएगा, आवर्त आपका 3 हो जाएगा। और पीरियड अगर बोला जाए प्यारे दोस्तों, पीरियड यानी आवर्त, तो ये हो जाएगा आपका आवर्त 1 2 3, ये आवर्त भी 3 हो जाएगा। तीसरा ग्रुप और तीसरा पीरियड में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? क्या संयोजक परमाणु कहते हैं, कि संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि संयोजक प्रोटॉन कहते हैं, कि संयोजक क्रमांक कहते हैं? बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे मान लेते हैं 2, 8, यही 3 का बात करें, ये लास्ट में है ना, और ये 13 का 13 बोले तो एल्यूमिनियम का होता है। ये 3 को अपन क्या बोलते हैं? क्या संयोजक परमाणु बोलेंगे, कि संयोजक इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, संयोजक प्रोटॉन बोलेंगे, संयोजक क्रमांक बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन सा ऐसा तत्व है? तो सबसे पहले उनका हमें एटॉमिक नंबर याद करके रखना होगा, आपको 30 तक याद करके रखना है। एनी हाउ, पोटेशियम 19 नंबर पे होता है, लिथियम तीसरे नंबर पे होता है, कैल्शियम 20 नंबर पे होता है, सोडियम 11 नंबर पे होता है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2, 8, 8, 1, इसका हो जाएगा 2, 1, इसका हो जाएगा 2, 8, 8, 2 हो जाएगा, और इसका 2, 8, 3। कितना बोला है भाई? 2 बोला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? जब किसी तत्व का हम बात करते हैं उसके अंदर अपन रखते हैं प्रोटॉन और क्या रखते हैं? न्यूट्रॉन, और इसको भर देते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं भाई? इसको क्या बोलेंगे? क्या एवोगाड्रो संख्या बोलेंगे, कि द्रव्यमान संख्या बोलेंगे, कि परमाणु संख्या बोलेंगे, कि गॉस संख्या बोलेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी आपका हो जाएगा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। समझ में आया? ठीक है, उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं, भावनाओं में गए थे दूसरा जगह। भाई ये हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, जिसमें आपका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आता है। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो वो द्रव्यमान संख्या हो जाता है। माने एक तरह से आपको प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देना है। ठीक है, तो एटॉमिक मास निकल आएगा। जैसे देखिए, अगर हमें ए निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको जोड़ देते हैं, ये एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, परमाणु क्रमांक को डिनोट किया जाता है जेड से, और द्रव्यमान संख्या को डिनोट किया जाता है ए से, और इसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एवोगाड्रो संख्या क्या होता है? उनके भीतर, ठीक है, जो कण होते हैं वो कितने हैं उसको बताता है। एवोगाड्रो का मान फिक्स होता है, और ये होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। आप अगर कण लेते हैं तो कण ले सकते हैं, मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, परमाणु है तो परमाणु ले सकते हैं। उतना ये बताता है, ये मोल की मात्रा को एक तरह से प्रदर्शित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? कोई तत्व लेते हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, कैल्शियम का बात करते हैं, या मान लेते हैं हाइड्रोजन का बात करते हैं, तो इसका परमाणु संख्या किसके बराबर होगा? क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, कि न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर? तो मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे दोस्तों, आपका हो जाएगा आंसर प्रोटॉन की संख्या। क्योंकि ये जो एक नंबर है इसी को हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, और इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। लेकिन हर समय देखिए, कोई भी जेड होता है, इसको जेड बोलते हैं हम लोग, जेड से सूचित करते हैं, यानी एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है प्यारे, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन ये कंडीशन हमेशा होता है, ये कंडीशन ऑलवेज नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया उस समय प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कभी बराबर नहीं होंगे। ये आपको याद करके रखना है, इसीलिए हमें याद करके रखना है भाई, प्रोटॉन जितना होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। चलिए, एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटोप। एक तत्व के आइसोटोप में क्या पाए जाते हैं? क्या न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, कि परमाणु द्रव्यमान समान होती है, कि समान प्रोटॉन की संख्या होती है, कि भिन्न परमाणु संख्या होती है? जब हम समस्थानिक का बात करते हैं यानी आइसोटोप का बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आइसोटोप का जो डेफिनेशन होता है एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर, देन इट इज कॉल्ड, आपका आइसोटोप कहलाता है। यानी समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन का लेते हैं, एक हाइड्रोजन का H1, ये 1H2, ये 1H3, तो देखिए ये परमाणु संख्या है, समान है कि नहीं? लेकिन देखिए ये होता है एटॉमिक मास नंबर, ये अलग अलग है कि नहीं? एटॉमिक मास नंबर बोले तो ये A है,
सब अलग अलग है। तो जब इस तरह का देखने को मिलते हैं तो इसको हम समस्थानिक कहते हैं, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या समान, क्योंकि देखिए इसी को प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, या जिसको जेड के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो चलिए आइसोटोप तो सीख गए भाई, आइसोटोप में क्या होता है, परमाणु संख्या बराबर होता है। चलिए समभारिकों में क्या होता है, चलिए अब इसके बारे में भी दे दिया क्वेश्चन। समभारिक यानी जिसको हम लोग आइसोबार कहते हैं, किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों, आइसोबार कहते हैं। तो उसमें आयन होता है, नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कि प्रोटॉन क्या समान होता है, तो इसका उल्टा होता है। ऐसे तत्व जिनमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होता है, यानी इंग्लिश में अगर देखा जाए डिफरेंट एलिमेंट एंड सेम एटॉमिक मास, देन इट इज कॉल्ड, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रोटॉन, सॉरी आपका हो जाएगा आइसोबार यानी समभारिक। तो देखिए इसमें आपका क्या होता है, एग्जांपल जैसे हम लेते हैं भाई आर्गन, ठीक है, आर्गन जो होता है भाई 18 नंबर पे होता है, पोटासियम 19 नंबर पे होता है, कैल्शियम आपका 20 नंबर पे होता है। लेकिन ऊपर देखिए इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40, बराबर है कि नहीं, सब बराबर है। और इसको हम लोग एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। देखिए एटॉमिक मास सभी का सेम हो गया, और ये आपका सेम नहीं हुआ, ये एटॉमिक नंबर था सेम नहीं हुआ, प्रोटॉन की संख्या समान नहीं है, लेकिन एटॉमिक मास यानी द्रव्यमान संख्या समान है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है इसमें समान आपका क्या होगा, नाभिक होगा, क्योंकि नाभिक को ही अपन कहते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम, यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु या अणु आयन होते हैं किसके। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर समान हो, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो क्या आइसोटोन्स कहेंगे, क्या आइसोटोप कहेंगे, क्या आइसो इलेक्ट्रिक बोलेंगे, कि वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों आइसो इलेक्ट्रिक। आइसो माने समान होता है, ठीक है, आइसोटोप में आपका परमाणु संख्या समान होता है, आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। और अभी अभी हम लोगों ने जाना आइसोबार, जिसमें परमाणु संख्याओं का भार समान होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान होता है। तो आपको बताना है ये वीडियो कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा, कितना मार्क्स आप उठा पाए 20 में से, जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोगों को भी कुछ लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।